सुबह के 11 बजे का समय था। शहर के सबसे आलीशान होटल द ग्रैंड पैलेस के बाहर एक बुजुर्ग बेहद साधारण वस्त्रों में धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था श्री हरिप्रकाश। उनके कंधे पर एक मामूली सा थैला लटक रहा था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचे, सुरक्षा गार्ड की चेहरे पर तुरंत शिकन चढ़ गई। गार्ड ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, आप यहां कहां? किससे काम है आपको? श्री हरिप्रकाश ने विनम्रता से कहा, बेटा, मेरी यहां एक बुकिंग है, बस उसी के संबंध में पूछना था। गार्ड ने अपने साथी गॉड से हंसते हुए कहा, सुनो तो, बाबा कह रहे हैं कि इनकी यहां बुकिंग है। फिर वह श्री हरिप्रकाश की ओर मुड़ा, बाबा, आपसे कोई भूल हुई है, किसी ने आपको गलत पता दे दिया होगा। यह द ग्रैंड पैलेस है, यहां बड़े बड़े रईस लोग ही आते हैं, कोई आम इंसान इसका खर्च नहीं उठा सकता। तभी होटल की रिसेप्शनिस्ट नेहा शर्मा ने यह सब सुन लिया। उसने श्री हरिप्रकाश को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि अपमान और उपहास की थी। नेहा ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता आपकी कोई बुकिंग यहां होगी। यह होटल बहुत महंगा है, आप शायद गलत पते पर हैं। श्री हरिप्रकाश ने उसी शांत भाव से उत्तर दिया, बेटी, एक बार जांच तो कर लो, संभव है मेरी बुकिंग यही हो। नेहा ने बेरुखी से कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, पर इसमें वक्त लगेगा, आप उस प्रतीक्षा क्षेत्र में जाकर बैठ जाइए। श्री हरिप्रकाश ने हामी भरी और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर चले गए। लॉबी में बैठे दूसरे मेहमान उन्हें अजीब निगाहों से देखने लगे। किसी ने फुसफुसाया, लगता है मुफ्त के भोजन की फिराक में है। कोई और बोला, इसकी इतनी हैसियत नहीं कि यहां का एक गिलास पानी भी पी सके। श्री हरिप्रकाश ने सब सुना, पर वे मौन रहे। वह एक कोने की कुर्सी पर बैठ गए, थैला नीचे रखा और अपनी छड़ी पर दोनों हाथ रखकर चुपचाप इंतजार करने लगे। लॉबी का वातावरण असहज हो गया था। लोग अपनी कॉफी पीते हुए उन्हीं की ओर इशारे कर रहे थे। एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, ये बाबा यहां क्यों बैठे हैं? ये तो मेहमान जैसे नहीं लगते। मां ने जवाब दिया, बेटा, यह सब नसीब का खेल है, जब भाग्य रूठ जाए तो सबकी सुननी पड़ती है। इसी दौरान नेहा फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने एक सहकर्मी से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या सोचेंगे, ऐसे लोगों को यहां बिठाना भी ठीक नहीं, होटल की प्रतिष्ठा खराब हो रही है। सहकर्मी ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, थोड़ी देर में खुद ही थक कर चले जाएंगे। श्री हरिप्रकाश सब सुन रहे थे, पर एक शब्द नहीं बोले। वह बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटा बीत गया। वह कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की ओर। उन्हें आशा थी कि कोई आकर कहेगा, हां बाबा, आपकी बुकिंग मिल गई है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्री हरिप्रकाश ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हुए। उन्होंने रिसेप्शन की ओर देखकर कहा, बेटी, अगर तुम बहुत व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे एक आवश्यक बात करनी है। नेहा ने मन में सोचा, हद है, अब इन्हें मैनेजर से मिलना है। उसने बेमन से फोन उठाया और होटल मैनेजर मिस्टर राजीव खन्ना को कॉल मिलाया। उसने कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर राजीव खन्ना ने दूर से श्री हरिप्रकाश को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे गेस्ट है या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। नेहा ने वही आदेश दोहराया और श्री हरिप्रकाश को और थोड़ी देर बैठने का आदेश दिया। श्री हरिप्रकाश ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था। मानो कह रहे हों, सच को छिपाया जा सकता है, पर रोका नहीं जा सकता। लॉबी में श्री हरिप्रकाश अब भी बैठे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट नेहा शर्मा दोबारा उनके पास आई। उसने रूखी आवाज में कहा, बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं। श्री हरिप्रकाश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी समय होटल का मैनेजर मिस्टर राजीव खन्ना अपने केबिन में बैठा हुआ किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। फोन रखते ही रिसेप्शन से नेहा का दोबारा कॉल आया। नेहा ने कहा, सर, वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में बैठे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। मिस्टर राजीव खन्ना ने हंसते हुए कहा, बैठा रहने दो,
थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। तभी वहां एक छोटा कर्मचारी आया। नाम था अमन। वह होटल का बेल बॉय था। उसने श्री हरिप्रकाश को देखा। लॉबी में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अमन की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास आकर बोला, बाबा, आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? श्री हरिप्रकाश ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, पर लगता है वह व्यस्त है। अमन का चेहरा कस गया। वह बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूं। श्री हरिप्रकाश ने सिर हिलाया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें सुखी रखे। अमन तेज कदमों से मैनेजर के केबिन की ओर गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने नॉक किया और अंदर चला गया। मिस्टर राजीव खन्ना ने इशारे से पूछा, क्या बात है? अमन ने आदर से कहा, सर, लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर राजीव खन्ना ने भौहें चढ़ाई और ठंडी आवाज में बोला, अमन, तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों से दूर रहो? वह कोई गेस्ट नहीं है। शायद भूला भटका कोई आया है, अमन ने धीरे से कहा। लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। मिस्टर राजीव खन्ना हंस पड़ा। अरे, जरूरी बात तुम्हें अंदाजा भी है यहां कितने करोड़ का कारोबार होता है, और तुम मुझे ऐसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? अमन चुप रहा, लेकिन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या बड़े पद पर बैठने से किसी को इंसानियत भूल जानी चाहिए? मिस्टर राजीव खन्ना ने सख्त आवाज में कहा, अमन, तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। अमन ने सिर झुकाया और बाहर चल पड़ा। लॉबी में लौटते ही उसने श्री हरिप्रकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में धैर्य अब भी था। अमन उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। श्री हरिप्रकाश ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। अमन की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि यह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। उनकी साधुता में एक अजीब सी ताकत छिपी थी। लॉबी का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। लोगों के ताने और ठहाके, श्री हरिप्रकाश की खामोशी और अमन की बेचैनी सब मिलकर एक अजीब तस्वीर बना रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। श्री हरिप्रकाश अभी भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद कीं और सोचा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। होटल की घड़ी ने 12:30 बजाए। श्री हरिप्रकाश अब और चुपचाप बैठ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, थैला कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। लॉबी में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने कसे। देखो देखो बाबा, अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़ी नेहा शर्मा ने उन्हें आते देखा। उसने झुंझुलाकर कहा, बाबा, आपको कहा था ना, इंतजार कीजिए, मैनेजर अब भी बिजी हैं। श्री हरिप्रकाश ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर श्री हरिप्रकाश सीधा मैनेजर मिस्टर राजीव खन्ना के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसी तरफ टिक गईं। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही श्री हरिप्रकाश ने केबिन का दरवाजा खोला, मिस्टर राजीव खन्ना अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हां बाबा, बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या काम है आपको? श्री हरिप्रकाश ने धीरे से थैला खोला और उसके अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, यह मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल है, कृपया एक बार देख लीजिए। मिस्टर राजीव खन्ना ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी हंसी में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने कहा, बाबा, जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उसे बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार है। मुझे आपके जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। यह होटल आपके बस का नहीं है। बेहतर होगा आप यहां से चले जाएं। श्री हरिप्रकाश ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज अब गहरी और गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? एक बार इन कागजों को देख तो लो। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। मिस्टर राजीव खन्ना कुर्सी पर पीछे झुक गया और जोर से हंसते हुए बोला, बाबा, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूं।
लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूं कि किसकी क्या औकात है। आपकी शक्ल कहती है आपके पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लॉबी में बैठे कुछ गेस्ट भी हंसने लगे। श्री हरिप्रकाश ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन याद रखना, जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। पीछे बैठे गेस्ट फुसफुसाए, वाह, मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। श्री हरिप्रकाश होटल से बाहर चले गए। उनकी शांत चाल और झुके कंधों ने स्टाफ के बीच एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी। लेकिन मिस्टर राजीव खन्ना अपनी कुर्सी पर अकड़कर मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर अपनी जीत का घमंड और तिरस्कार का भाव था। इसी समय बेल बॉय अमन की नजर उस लिफाफे पर पड़ी। उसने धीरे से उसे उठाया और चुपचाप सर्वर रूम के कंप्यूटर की ओर बढ़ गया। स्क्रीन पर लॉग इन करके उसने फाइलें खंगालनी शुरू की। लिफाफे में दी गई जानकारी के आधार पर उसने होटल के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की। कुछ ही पलों में उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। स्क्रीन पर जो जानकारी थी उसने अमन को झकझोर दिया। रिकॉर्ड में स्पष्ट लिखा था, श्री हरिप्रकाश, होटल के 65% शेयरों के धारक संस्थापक सदस्य। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत रिपोर्ट का प्रिंट निकाला। कागज हाथ में लिए वह दौड़ता हुआ मैनेजर के केबिन में गया। अंदर मिस्टर राजीव खन्ना अब भी फोन पर किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। अमन ने धीरे से कहा, सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये उन्हीं बुजुर्ग के बारे में है जो आए थे। ये द ग्रैंड पैलेस के असली मालिक हैं। मिस्टर राजीव खन्ना ने फोन रखते हुए अमन को घूर कर देखा। अमन, कितनी बार समझाना पड़ेगा? मुझे ऐसे फालतू लोगों की रिपोर्ट्स में कोई रुचि नहीं है। ये सब बकवास है। अमन ने फिर हिम्मत की, लेकिन सर, यह रिपोर्ट साफ कहती है कि श्री हरिप्रकाश हमारे होटल के मालिक हैं। अगर हमसे कोई बड़ी भूल हो गई है तो मिस्टर राजीव खन्ना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने रिपोर्ट को अपनी ओर खींचा, फिर बिना एक नजर डाले ही उसे वापस अमन की ओर फेंक दिया। उसकी आवाज में अहंकार और भी बढ़ गया था। मुझे यह बकवास नहीं सुननी। तुम्हें कहा ना जाकर अपना काम करो। यह होटल मेरी काबिलियत से चलता है, किसी बूढ़े की भीख से नहीं। अमन सन्न रह गया। उसके चेहरे पर गहरी हताशा थी। वह रिपोर्ट हाथ में लेकर बाहर आ गया। लॉबी में आकर उसे श्री हरिप्रकाश का शांत चेहरा याद आया। उनकी आंखों का धैर्य। उसे लगा कि यह बात अब सिर्फ एक होटल की नहीं है, यह इंसानियत का इम्तिहान है। धीरे धीरे शाम गहरा गई। मेहमान जा चुके थे। स्टाफ अपने काम में व्यस्त था, लेकिन अमन के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे विश्वास था कि आने वाला कल इस होटल का इतिहास बदल देगा। अगली सुबह का सूरज एक नया दृश्य लेकर आया। द ग्रैंड पैलेस के हर कोने में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। स्टाफ एक दूसरे से कानाफूसी कर रहा था। कल जो बाबा आए थे, सुना है वह कोई बहुत बड़ी हस्ती है। दूसरे ने जवाब दिया, हां, मैंने भी सुना। वह होटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर है। यह खबर पूरे होटल में फैल गई, पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में वह साधारण सा बुजुर्ग इस आलीशान होटल का मालिक हो सकता है? ठीक 10:30 पर लॉबी का माहौल एक पल में बदल गया। होटल के मुख्य द्वार से वही सादगी भरे कपड़ों में श्री हरिप्रकाश ने प्रवेश किया, पर इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक सूट बूट पहना व्यक्ति था, जिसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस था। सबकी निगाहें एक साथ उन्हीं पर जम गई। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, वेटर सब अपनी जगह जड़ हो गए। कल जिस शख्स को सबने दुत्कारा था, आज वही किसी राजा की तरह होटल में दाखिल हो रहे थे। श्री हरिप्रकाश ने सीधे हाथ से इशारा किया, मैनेजर को बुलाओ। उनकी आवाज में अब नरमी नहीं बल्कि एक अधिकार की दृढ़ता थी। कुछ ही देर में मिस्टर राजीव खन्ना बाहर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, पर अहंकार अब भी कायम था। वह नकली मुस्कान के साथ बोला, जी कहिए बाबा, आज फिर तशरीफ ले आए। श्री हरिप्रकाश ने उसकी आंखों में झांका और ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर खन्ना, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें अपने बर्ताव का नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज वही दिन है। मिस्टर राजीव खन्ना सकपका गया। उसने हंसकर बात को टालना चाहा। श्री हरिप्रकाश के साथ आए अधिकारी ने ब्रीफकेस खोला। उसमें से एक मोटी फाइल निकालकर सबके सामने टेबल पर रख दी। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह दस्तावेज साबित करते हैं कि इस होटल के 65% शेयर
श्री हरिप्रकाश जी के नाम पर है। इस होटल के असल मालिक यही हैं। पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। नेहा शर्मा के हाथ कांपने लगे। लॉबी में मौजूद मेहमान एक दूसरे को देखकर फुसफुसाने लगे। ये तो